वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग विश्व के ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, जिसका यह दूसरा भाग है। अब देखिए, जो हमने बताया था गीजर के बारे में, जिसे गेसर भी कहा जाता है। गेसर क्या होता है? गर्म जल, जिसे गर्म कुंड भी कहते हैं। जैसे नालंदा राजगीर में है कुंड, गर्म कुंड, तो यही गेसर है। तो ये सभी ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं, गेसर बनते हैं। तो कहाँ कहाँ है ये चीज़ें हमने, अब देखिए, जैसे कि गर्म जल के स्रोत में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो पर्यटन एवं स्वास्थ्य एवं चर्म रोग की समाप्ति के लिए बहुत उत्तम, अर्थात ये पर्यटन के लिए भी उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ चर्म रोग के लिए भी उपयोगी है, अर्थात इससे चर्म रोग समाप्त होता है। और साथ ही साथ इस गर्म जल के स्रोत से कैलिफोर्निया में ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। तो गेसर क्या करता है? गेसर में सल्फर की मात्रा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है ही, क्योंकि इससे चर्म रोग का विनाश होता है, और पर्यटन के लिए काफ़ी उत्तम है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। और इसका ऊर्जा उत्पादन में भी काफ़ी उपयोग होता है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, हमने देखा था ये सभी चट्टानों को किस प्रकार से ज्वालामुखी का उत्पादन होता है। कैथोलिथ, स्टील, सील, डाई, ग्लाइकोलिथ, सबको हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए, ये है कोल्डेरा। कोल्डेरा हमने बताया था कि एक बड़ा छिद्र होता है। कोल्डेरा जो होता है, क्रेटर, जो वही बड़ा छिद्र हो जाता है, उसी को कोल्डेरा कहते हैं। उसमें पानी जम जाता है। ये देखिए कोल्डेरा है, जिसे क्रेटर सील भी कहते हैं। यहाँ पे कोल्डेरा है। ये गर्म जल का एक स्रोत है कोल्डेरा। ये कोल्डेरा एक झील का निर्माण हो गया। तो महाराष्ट्र का लोनार झील हमने बताया था। अब है, हम लोग पढ़ते हैं महासागरीय जो पेटी के बारे में, जहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। तो भूकंप सबसे, ये जो दिखाई दे रहा है क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र इधर, यहाँ से, और ये क्षेत्र, ये सभी प्रशांत महासागर के इलाके हैं। तो ये ही पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये सभी कहलाता है अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर की पेटी को ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये जो है, ये प्रशांत महासागर का प्लेट है। यहाँ पे 63% ज्वालामुखी आती है। ये पार्ट इधर भी है। ये दूसरा है अटलांटिक महासागर वाला, अटलांटिक महासागर का है। और ये है तीसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट, और ये चौथा अंटार्कटिक का पार्ट है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, भूतापीय ऊर्जा के बारे में हमने बताया था। अब भूतापीय ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने देखा था। जैसे देखिए, ये है पूगा घाटी, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में मणिकर्ण, ये सभी लद्दाख के इलाके हैं। तातापानी छत्तीसगढ़ में है, तातापानी। उसके बाद यहाँ पे है सूरजकुंड है, सूरजकुंड है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है उड़ीसा में महानदी, महानदी का क्षेत्र है, महानदी बेसिन है। ये है बेगा, ये है बेगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये है कैम्बे तट, यह है कैम्बे, गुजरात की कैम्बे की खाड़ी है। और ये है गणेशपुरी। गणेशपुरी कहाँ पे है? तो ये जो है, आप गोवा के तट पर है गणेशपुरी। उसके बाद यहाँ पे है सतबर्दी। उसके बाद ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये है
सोहना, हरियाणा का सोहना है। तो ये सभी इलाके भूतापीय ऊर्जा हैं। यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के स्रोत मिले हैं। ये मुंबई का गणेशपुरी है, गोवा और मुंबई के बॉर्डर पे है। उसके बाद यहाँ पे है मध्य प्रदेश का सलबर्दी, और ये है बागा कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश में है। महानदी बेसिन में है अत्री, महानदी बेसिन में है अत्री। यह गोदावरी बेसिन में है एग्रीगुंडला, एग्रीगुंडला बागा। उसके बाद भुटाया गुडेरा, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। तातापानी, तातापानी यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सूरज कुंड है यहाँ पे बंगाल के इलाके में, पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी इलाके हैं। और ये नॉर्थ फ्रंटियर हिमालय है। ये सभी इलाके जो हैं ये क्या हैं, तो भूतापीय ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब ये जो इलाके दिखाई दे रहे हैं ये हॉट स्पॉट के इलाके हैं। हॉट स्पॉट के इलाके हैं जहाँ से क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे हॉट स्पॉट के इलाके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये येलो स्टोन है, ये येलो स्टोन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, आइलैंड में है, एजोर्स में है, यहाँ पे अफ्रीका में है, अबतर कहलाता है। उसके बाद हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में है। तो ये सभी हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट भूकंप उत्पत्ति का एक तरह का केंद्र माना जाता है। अब इस चित्र में जो है स्पष्टतम समझ में आएगा रिंग ऑफ फायर कि कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखीय उत्पत्ति के केंद्र हैं, इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है। ये जो इलाके दिखाई दे रहे हैं यही है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। और इस रिंग ऑफ फायर में ये जो प्लेटें हैं ये टकराती हैं। ये प्लेटें हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे टकराया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के टकराने से। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद जुआन दे फूका प्लेट है। तो ये सभी प्लेटें जब टकराएंगे कोकोस प्लेट से तो यहाँ पे एक ज्वालामुखीय क्षेत्र बनेगा। अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा यहाँ पे, तो एक प्रकार का ज्वालामुखीय केंद्र बनेगा। तो ये जो इलाके हैं ये ही कहलाता है अग्निवलय रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखियों का एक बेड़ा है। प्रशांत महासागर की पेटी में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे देखिए नाजका प्लेट है, ये साउथ अफ्रीकन प्लेट है। दोनों जब जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे एक ज्वालामुखीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराएंगी तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी पेटी बनेगा। ये कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है, ये एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पे ज्वालामुखीय क्षेत्र बनेगा। तो प्लेटों के टकराने से ही ज्वालामुखीय उद्गार होता है, ज्वालामुखीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ये टोटल है, देखिए रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। प्रशांत महासागर का ये फिलीपीन का प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद ये पूरे फिलीपींस में जो है 3 माउंट मियाने भी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। ये पूरा हम लोग देख लेते हैं रिंग ऑफ फायर। जैसे कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी, ये पूरा जो दिखाई दे रहा इलाका ये सभी ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं, और ये टोटल प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। और ये जो इलाका है ये ट्रेंच है, गहराइयाँ हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। जापान, उसके बाद क्यूरिल, इल्यूसियन, उसके बाद सेंटर ऑफ अमेरिकन, पेरू चिली, उसके बाद टोंगा, कॉर्मेडी, यह है ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो इनके बीच जो क्षेत्र बन रहा है ये सब यहाँ पे ज्वालामुखी का भंडार है, इसी कारण इसे अग्निवलय का क्षेत्र कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब ज्वालामुखियों का विश्व वितरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लें, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लें।
ज्वालामुखियों का विश्व वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी क्रिया आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के रूप में घटित होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया है वो आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के रूप में घटित होता है, अर्थात एक ज्वालामुखी आंतरिक होता है, दूसरा बाहरी। इसमें जो बाहरी ज्वालामुखी क्रिया होता है उसी के कारण ही ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति होती है। हमने पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्रिया जो होती है दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो जब बाहरी होता है तभी जो है ज्वालामुखीय पठार, पर्वत, इन सभी का निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है। इसमें मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी और संभावित ज्वालामुखी क्षेत्रों का ही ज्वालामुखी प्रदेशों में रखा जाता है। तो मुख्यतः इसमें सक्रिय ज्वालामुखी ही आते हैं और वैसे ज्वालामुखी आते हैं जिनकी संभावना होती है। जो मर जाते हैं, जिनकी संभावना ही नहीं, उन्हें इससे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनका तो उद्गार होगा ही नहीं, और इसीलिए उन्हें ज्वालामुखी विश्व वितरण में लगभग शामिल नहीं किया जाता है। तो इनमें मुख्यतः सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी के प्रदेशों को ही शामिल किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया एक भूगर्भिक एवं विवर्तनिक प्रक्रिया है। भूगर्भिक का मतलब होता है जो जमीन के अंदर में घटित होता है, भूगर्भ के नीचे। और विवर्तनिक का मतलब होता है प्लेटों की टकराना, जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्लेट विवर्तनिकी से है। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों का टकराना। यही कारण है कि लगभग 90 से 95 जो प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी हैं उन्हीं प्लेटों के अभिसारी एवं अपसारी सीमांतों के सहारे पाए जाते हैं। हमने बताया था अभिसारी और अपसारी इस तरह से। तो जो 90 से 95% हैं वे सक्रिय ज्वालामुखी प्लेटों के ही हैं। तो उन्हीं की अपसारी एवं विसारी सीमांतों के सहारे ये सभी क्या है, ज्वालामुखियों का विश्व वितरण है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अभी हमने बताया है प्रशांत महासागरीय पेटी में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय। विश्व में ज्वालामुखियों का जो वितरण है उसे 4 पेटियों में बांटा जाता है, जिसमें 3 प्रमुख हैं। अभी हमने बताया था प्रशांत तटीय पेटी, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनो। तो 4 प्रकार के पेटियां हैं, प्रशांत तटीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, और मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और चौथा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनो। अब है कि प्रशांत महासागर के तटवर्ती प्रदेश में 2/3 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जिन्हें अग्निवलय कहते हैं। तो जो प्रशांत महासागर का तटवर्ती प्रदेश है, तटवर्ती अर्थात जो किनारे का प्रदेश है, वहाँ पूरे विश्व का 2/3 हिस्सा जो ज्वालामुखी है वहीं पे है सक्रिय। इसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया का कारण क्यों है कि अधिक घनत्व के प्रशांत महासागरीय प्लेट कम घनत्व के संलग्न प्लेटों के साथ अभिसरण तथा प्रत्यावर्तन है। यहाँ जो ज्वालामुखी क्रिया का क्यों होता है ज़्यादा, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के जो प्रशांत महासागरीय प्लेट हैं वे कम घनत्व के अपने सटे हुए संलग्न प्लेटों के साथ अभिसरण तथा प्रत्यावर्तन करते हैं। अभिसरण का मतलब होता है कि टकराते हैं और फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं, टकराते हैं और छितराते हैं। साथ ही साथ समुद्री प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र भी यहाँ प्रमुखता से पाया जाता है। तो यहाँ समुद्री प्लेटों का भी बहुत सारा विस्तार पाया जाता है, जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी की संख्या क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। क्योंकि सागरीय प्लेट अपेक्षाकृत क्या होती हैं, मोटी होती हैं। याद रखेंगे जो सागरीय प्लेट होती हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जिसे भूगर्भ का मैग्मा आसानी से क्या करता है, तो तोड़ देता है।
जिसे भूगर्भ भूगर्भ का मैग्मा आसानी से तोड़ देता है और ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे सब जो मोटी नहीं कम मोटी होती हैं, जो सागरीय प्लेट होती हैं वे कम मोटी होती हैं। अगर मोटी होती तो आसानी से मैग्मा उसे पार नहीं कर पाता। तो भूगर्भ का मैग्मा उसे आसानी से इसलिए तोड़ देता है सागरीय प्लेटों को, क्योंकि उनकी मोटाई कम होती है। लेकिन जो पृथ्वी का जो मैदानी इलाका होता है उनकी सतह मोटी होती है, जिससे आसानी से भूकंप जो भूगर्भ की मैग्मा है वो पार नहीं कर पाती है। अब है कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है। माउंट कोटोपैक्सी जो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी है कौन? माउंट कोटोपैक्सी, जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट एकांकागुआ जो कि चिली और अर्जेंटीना में है, यह ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो की बात की जाए तो यह भी इक्वाडोर में है और विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन है तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, और विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो वो है ओजस डेल सलाडो। ये दोनों कहाँ पे हैं? इक्वाडोर में। ज्वालामुखी का पहला हमने देखा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, प्रशांत जो महासागरीय बेल्ट था। इसका दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी का, मध्य महाद्वीपीय पेटी, और इसका जो विस्तार है आइसलैंड से भूमध्य सागर होते हुए इंडोनेशिया तक। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मध्य महाद्वीपीय पेटी का जो ज्वालामुखीय क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आइसलैंड से भूमध्य सागर होते हुए इंडोनेशिया तक। इसका एक शाखा कहाँ पे है? अफ्रीका में भी है। कहाँ पे? अफ्रीका में भी। यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं का कारण क्या है? तो प्लेटों के अभिसारी सीमांतों के सहारे अधिक घनत्व के प्लेट में प्रत्यावर्तन और मैग्मा का उद्गार। तो यहाँ जो ज्वालामुखी क्रियाओं का कारण है, प्लेटों के अभिसारी सीमांतों के सहारे जो अधिक घनत्व के प्लेट हैं वे कम घनत्व के प्लेटों के साथ क्या करते हैं? टकराते हैं और उसके बाद मैग्मा का उद्गार होता है। यहाँ भूमध्य सागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? भूमध्य सागर में। जैसे कि विसुवियस हो गया, इटना हो गया, उसके बाद एक जो सिसिली द्वीप में है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली। अब है कि हिमालय प्रदेश में जो ज्वालामुखी है जिसे बाह्य ज्वालामुखी कहते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं घटती नहीं है। तो हिमालय प्रदेश में ज्वालामुखी अर्थात बाहरी ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं होती है और यह ज्वालामुखी रहित क्षेत्र है। तो जो हिमालय का क्षेत्र है चूँकि वह बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो प्लेटें जब टकराएंगी तो हिमालय के क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ का जो स्तर है मोटा है। तो इसी कारण वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए हिमालय जो है वह ज्वालामुखी रहित क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण है यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होती है। यूरेशियन प्लेट की मोटाई क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट के पास क्या है? तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के कारण और इन्हें तोड़ पाना भूगर्भ के मैग्मा सक्षम नहीं है। और इन्हें तोड़ पाना क्या है? जो यूरेशियन प्लेट है, तिब्बत के पठार की ऊंचाई, वह ज्वालामुखी हिमालय के प्रदेश के जो क्षेत्र है उसे तोड़ नहीं पाता है उसका मैग्मा। तो इसीलिए यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आता है। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में जो ज्वालामुखी क्रिया है उसका कारण क्या है? तो भ्रंश क्रिया है।
तो अफ्रीकी जो भ्रंश घाटी है वहाँ पे ज्वालामुखी का कारण है भ्रंश क्रिया से उत्पन्न दरार और भूपटल का कमजोर होना। तो अब पूछा जाता है कि अफ्रीका के भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी क्यों आता है। तो वहाँ पर जब भ्रंश क्रिया होती है तो उसमें दरार उत्पन्न हो जाता है और उसका जो भूपटल है वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसी कारण वहाँ पे अफ्रीका के भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी आते हैं। कैमरून पर्वत पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है कैमरून पर्वत, जो अफ्रीका के कैमरून में है। तो वो एकमात्र जागृत अर्थात क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है, पश्चिमी अफ्रीका में है, कैमरून पर्वत पे। मध्य अटलांटिक पेटी, तीसरा जो है वो मध्य अटलांटिक पेटी है, मिड अटलांटिक बेल्ट है। यह ज्वालामुखी की तीसरी प्रमुख पेटी है। यहाँ प्लेटों के अपसारी सीमांत, तो देखिए अब सवाल उठता है कि अपसारी और अपसारी, अब अभिसारी का मतलब हो गया। अपसारी का मतलब हो जाता है फैल जाना, काफ़ी दूर से आकर टकराती हैं और प्लेटें फैल जाती हैं, और जब यह अभिसरित होंगी तो प्लेटें सिकुड़ जाएंगी टकराने के बाद। तो यह ज्वालामुखी की तीसरी प्रमुख पेटी है। यहाँ प्लेटों के अपसारी सीमांतों के सहारे दरार उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैग्मा के सतह पर आने से ज्वालामुखी पर्वतों इत्यादि का निर्माण होता है। तो मध्य अटलांटिक पेटी क्या है, ज्वालामुखी की तीसरी प्रमुख पेटी है, जहां प्लेटों के अपसारी सीमांतों के सहारे उत्पन्न दरारों के कारण मैग्मा के सतह पर आने से ज्वालामुखी पर्वतों आदि का निर्माण होता है। अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे क्या होती है, इसी क्रिया से कटक का निर्माण हुआ है। इसी क्रिया से क्या हुआ है, कटक का निर्माण हुआ है। तो अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे, कटक का मतलब होता है जब प्लेटें टकराएंगी तो प्लेटें टकराने के बाद यहाँ पे एक प्रकार का दरार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे ही कटक कहा जाता है। तो जनरली अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे इसी क्रिया से क्या होता है, तो कटक का निर्माण हुआ है। अब है चौथा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। चौथा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनोज। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनोज विश्व के कुछ बड़े ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भाग में स्थित हैं। जो विश्व के कुछ बड़े ज्वालामुखी हैं वे ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भाग में भी स्थित हैं। इन्हें अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत स्थित अफ्रीकी भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी तथा प्रशांत प्लेट के अंतर्गत स्थित हवाई द्वीप के ज्वालामुखी आते हैं। तो अफ्रीकन भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी और प्रशांत प्लेट के अंतर्गत स्थित हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी के अंतर्गत आते हैं, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के अंतर्गत। ये सभी क्या हैं, तो विश्व के कुछ बड़े ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भाग में स्थित हैं। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया का कारण क्या है? हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया का कारण है इसके भूगर्भ में स्थित हॉटस्पॉट, जहाँ से मैग्मा की आपूर्ति होती रहती है। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहाँ से मैग्मा का निकलना होता है और ज्वालामुखी का उद्गार यहीं से होना होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया का कारण भूगर्भ में स्थित हॉट स्पॉट है। ये हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया का कारण है, यहाँ से मैग्मा की आपूर्ति होती रहती है। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी का कारण है भ्रंशन क्रिया से उत्पन्न दरार और भूपटल का कमजोर होना। तो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी क्यों आती हैं? तो भ्रंश, यहाँ पे भ्रंश की क्रिया होती रहती है, अर्थात टकराते रहती है आंतरिक प्लेटें, जिसके कारण इसमें दरार उत्पन्न होता है। और यह दरार क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि यहाँ का भूपटल कमजोर होता है। अब हम लोग देखिए विश्व में कहाँ कहाँ से कहाँ ये जो ज्वालामुखियाँ हैं
कहाँ कहाँ ज्वालामुखी है इसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे है कंप्लीट ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ये कंप्लीट हमने ज्वालामुखी का क्षेत्र दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में देखिए एक एक यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एक ज्वालामुखी को कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि सक्रिय हैं कि सुषुप्त है, मृत है। तो पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे ये है उत्तर अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो यह जो उत्तर अमेरिका है, इस उत्तर अमेरिका में ये जो दिखाई दे रहा है अलास्का में, यह है माउंट कटमई। क्या नाम है इसका? माउंट कटमई है। माउंट कटमई है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा का निर्माण करता है, जो कहाँ पे है? अलास्का में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह केंद्रीय झील से भरा एक कोल्डेरा है। क्या है? केंद्रीय झील से भरा हुआ एक कोल्डेरा है। कोल्डेरा के बारे में हमने बताया था कि जब क्रेटर का मुख बड़ा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण होता है। और उसी झील का एक उदाहरण है लोनार झील। महाराष्ट्र में है लोनार झील और ये अलास्का का कटमई। इसके बाद इसी अलास्का में पड़ता है ब्रंगेल पर्वत। ब्रंगेल पर्वत जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रंगेल पर्वत जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह है उत्तर अमेरिका। अब देखिए इसके बाद बात की जाए तो यहां पे है माउंट इलियाना। माउंट इलियामना। माउंट इलियामना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेतुआन श्रेणी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेतुआन श्रेणी में। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पैसिफिक ओशियन जो हवाई द्वीप है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि किंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का राजा। प्रशांत महासागर का राजा किसे कहते हैं? या प्रशांत महासागर का चौराहा, ये कहते हैं माउंट किलायू को। माउंट किलायू ज्वालामुखी जो है, जिसे माउंट किलामू भी कहते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। और इसे किंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर का राजा या प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि यह विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में। इसके बाद एक है माउंट मोना लोआ और माउंट मोनाकी। माउंट मोना लोआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है, और माउंट मोनाकी यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। और दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कैसी हैं? सक्रिय। तो माउंट मोना लोआ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है, और माउंट मोनाकी यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। और दोनों क्या हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यह है रेनियर पर्वत। यह है रेनियर पर्वत
जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है और यहाँ पे 1899 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान बना है। 1899 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है माउंट किलायू, माउंट किलामू भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है माउंट इलियामना। माउंट इलियामना जो अलेतुआन श्रेणी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेतुआन श्रेणी में, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय। इसके बाद यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट बार, जो कास्केड श्रेणी पर है, माउंट बार, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद यहाँ पे है माउंट पकाया और सेंट हेलेना। यहाँ पे देखिए एक है, ये है सेंट हेलेना। एग्जाम में इसको लेकर पूछा गया है। सेंट हेलेना कहाँ पे है? संत हेलेना या सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद माउंट पकाया जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में। ये है माउंट पोपो कैपिटल। माउंट पोपो कैपिटल जो कहाँ पे है? पेरीकुटिन में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरीकुटिन में। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, याद रखेंगे, ये सभी सक्रिय हैं। माउंट पकाया जो कि ग्वाटेमाला में है और माउंट पोपो कैपिटल जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी सक्रिय है। इसके बाद माउंट कोलीमा, ये मैक्सिको की एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कोलीमा, और इसमें 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। माउंट कोलीमा में 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है और जो उत्तर अमेरिका के मैक्सिको की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माउंट पिली। माउंट पिली जो कैरिबियन खाड़ी में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट पिली। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस्टारिका में माउंट एरेनल। माउंट एरेनल जो है कोस्टारिका में है और यह एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा? मृत ज्वालामुखी। इसके बाद पनामा में है माउंट बोल्कन गुरु। माउंट बोल्कन गुरु ये कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका के पनामा में। तो अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका पे। दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखें। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, ये है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में, और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन है? ओजस डेल सलाडो जो इक्वाडोर में है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो है ओजस डेल सलाडो। लेकिन ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई है 5896 मीटर। कितना? 5896 मीटर। माउंट कोटोपैक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। और ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो है इक्वाडोर में। दोनों इक्वाडोर में है, तो याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो वो है ओजस डेल सलाडो। लेकिन यह पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में दोनों है, और इसकी कोटोपैक्सी की ऊंचाई है 5896 मीटर, 5896 मीटर। इसके बाद इक्वाडोर में एक और है माउंट चिम्ब्राजो। माउंट चिम्ब्राजो जो इक्वाडोर में है और एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा? मृत ज्वालामुखी। माउंट एकांकागुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एकांकागुआ यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। क्योंकि माउंट एकांकागुआ क्या है?
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और अर्जेंटीना के ऊपर है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना के पास है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, और यह एक ज्वालामुखी है जो एक विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? माउंट एकांकागुआ। अगर ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, तो एकांकागुआ है। एकांकागुआ तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी दोनों में है एकांकागुआ। और सक्रिय पूछा जाए तो वो है ओजस डेल सलाडो और कोटोपैक्सी, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अर्थात मृत में, सक्रिय में और प्रसुप्त में, तो तीनों में है माउंट एकांकागुआ। और साथ ही साथ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है मृत ज्वालामुखी माउंट एकांकागुआ जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास है। इसके बाद यहाँ पे है माउंट चिल्लन जो चिली में है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट चिल्लन जो कहाँ पे है? चिली में है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा? प्रसुप्त। इसके बाद माउंट बिलाटिका जो चिली में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट बिलाटिका क्या है? चिली में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इतने सारे थे हमारे दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद आप देखिए अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में मेनली पूछा जाता है माउंट इरेबस के बारे में। लेकिन माउंट सिडली जो अंटार्कटिका का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। तो अंटार्कटिका का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन है? माउंट सिडली जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। लेकिन यदि बात की जाए माउंट इरेबस के बारे में, जिसे माउंट एब्रूस भी कहते हैं, यह अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में है और अंटार्कटिका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ ही साथ अंटार्कटिका की दूसरी सर्वोच्च ज्वालामुखी है। कौन? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस या फिर माउंट एब्रूस, यह अंटार्कटिका की दूसरी सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी है और साथ ही साथ अंटार्कटिका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट इरेबस या माउंट एब्रूस जो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में है। ये अब देखिए हम लोग आते हैं एशिया और यूरोप में। बहुत सारे हैं, एशिया में तो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए यह है आइसलैंड। तो माउंट लाकी और माउंट हेकला ये दोनों मृत ज्वालामुखी हैं और आइसलैंड में हैं। ये दोनों क्या हैं? मृत ज्वालामुखी है, यहीं पे है। माउंट लाकी और माउंट हेकला जो आइसलैंड में है और एक मृत ज्वालामुखी हैं। इसके बाद यहीं पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट आइजाफ्ला। माउंट आइजाफला जोकल। माउंट आइजाफला जोकल जो कि डेनमार्क के आइसलैंड में है और यह आइसलैंड की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट आइजाफजाला जोकल। 2010 में इसके उद्गार से जो धुआं और राख उत्पन्न हुआ था उससे यूरोप में वायु यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, अर्थात प्लेन मार्ग बंद हो गया था। माउंट आइजाफजाला जोकल जो आइसलैंड, डेनमार्क के आइसलैंड में है, वहाँ की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और 2010 में इसके उद्गार से उठे धुओं और राख से यूरोप में जो वायु यातायात था पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है इटली में, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, ये इटली का है, ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में इटली के सिसिली और लिपारी द्वीप पर है। सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो है यह माउंट एटना है। माउंट एटना जो कि इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह सिसिली द्वीप में है। कहाँ पे है? सिसिली द्वीप में। ये यहीं पे सिसिली द्वीप है। यहाँ पे देखिए, यह है माउंट स्ट्राम्बोली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि उसके लगातार यह अपना उद्गार होता है और उसके बाद
इसके लाइट से पूरा भूमध्य सागर चमकते रहता है। यह कहाँ पे है? तो सिसिली द्वीप के उत्तर में और इटली के दक्षिणी में स्थित लिपारी द्वीप में है। कहाँ पे? लिपारी द्वीप में। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है माउंट विसुवियस। इसको लेकर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। माउंट विसुवियस जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे है? इटली में। इसके बाद यहाँ पे है माउंट एल्बुर्ज जो जॉर्जिया में है। कौन है? माउंट एल्बुर्ज जो कि जॉर्जिया में है। ये यूरोप की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ज़्यादा नहीं है, यह है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून की बात की जाए तो यह कैमरून में है और अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून कहाँ पे है? अफ्रीका के कैमरून में, और अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो दिखाई दे रहा है यह है माउंट नीरागोंगो। क्या नाम है इसका? माउंट नीरागोंगो, जो अफ्रीका के जायरे में है और एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट नीरागोंगो अफ्रीका के जायरे में है और एक मृत ज्वालामुखी है। ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। यहाँ पे है एक ज्वालामुखी किलिमंजारो। कहाँ पे है? किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। तंजानिया में यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और इसी पर स्थित है मृत ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो पर एक मृत ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पे है? तंजानिया में। यह एक मृत ज्वालामुखी है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। कहाँ पे? तंजानिया में। इसके बाद बात की जाए तो एशिया में हम लोग आते हैं। तो एशिया में देखिए, यह है देवबंद ज्वालामुखी और यहाँ पे है कोह सुल्तान ज्वालामुखी। तो देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों ईरान में हैं और दोनों ही मृत ज्वालामुखी हैं। तो देवबंद और कोह सुल्तान कहाँ पे हैं? ईरान में, और दोनों ही मृत ज्वालामुखी हैं। यह है माउंट पोपा जो कि एक मृत ज्वालामुखी है और कहाँ पे है? म्यांमार में। मृत ज्वालामुखी है और म्यांमार में। ये कौन है? माउंट पोपा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह है भारत में नारकोंडम द्वीप जो अंडमान में है और भारत की एक मृत ज्वालामुखी है। कौन? नारकोंडम द्वीप, जो अंडमान में है और भारत की एक मृत ज्वालामुखी है। इसके बाद यहाँ पे है बैरन द्वीप। यह है बैरन द्वीप और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह है यह रूस में पड़ता है माउंट ब्लूचेस्का। माउंट ब्लूचेस्का कहाँ पे है? ये रूस में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान की बात की जाए तो माउंट आसो जो कहाँ पे है? जापान में। माउंट आसो जो कहाँ पे है? जापान में। और यह विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा है जो 27 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 112 किलोमीटर। तो ये है माउंट आसो, जापान में है, जो विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा है। कोल्डेरा का मतलब हमने बताया था, जो क्रेटर का मुंह जब बड़ा हो जाता है उसी कोल्डेरा कहते हैं। 112 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 27 किलोमीटर। ये देखिए माउंट फ्यूजियामा है, इसको लेकर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यह प्रसुप्त है और कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में। इसके बाद यहाँ पे है तमुमैस्टिक, एक तरह का तमुमैस्टिक, ये नली कह सकते हैं, द्वार कह सकते हैं। तो ये तमुमैस्टिक द्वार है। इसके बाद है यहाँ पे, ये फिलीपींस है। माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो, ये तीनों ही फिलीपींस की सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जगह याद रखेंगे, जगह पूछा जाता है। माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो, ये तीनों ही फिलीपींस की सक्रिय ज्वालामुखी है। ये तीनों। इसके बाद यहाँ पे देखिए,
यह है माउंट मेरापी, यह है इंडोनेशिया द्वीप। तो इंडोनेशिया की बात की जाए तो माउंट मेरापी जो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कौन सा है? माउंट मेरापी है और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है इसका नाम है माउंट तंबोरा, जो इंडोनेशिया का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, माउंट तंबोरा। इसके बाद यहीं पे है माउंट सुमेरु, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है माउंट सुमेरु के बारे में। यह माउंट सुमेरु है, यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो जावा द्वीप में स्थित है, और साथ ही साथ यह इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन? माउंट सुमेरु, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। इसके बाद यहाँ पे है माउंट क्रोकाटोआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है माउंट क्रोकाटोआ। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और साथ ही साथ एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो, और यह सुंडा जल संधि पर है। कहाँ पे? सुंडा जल संधि पर। माउंट क्रोकाटोआ इंडोनेशिया के सुमात्रा का सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी है, और कहाँ के है? सुंडा जल संधि में। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है माउंट दुकोनो, माउंट दुकोनो यह इंडोनेशिया में है और 1933 से ही लगातार उद्गार हो रहा है इसमें। यह अर्थात यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? सक्रिय। ये 1933 से लगातार इसमें उद्गार हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड है। हाँ, यहाँ पे है, देखिए यह है न्यू पापुआ गिनी में। न्यू पापुआ गिनी में माउंट बगाना है। माउंट बगाना जो पापुआ न्यू गिनी की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट बगाना पापुआ न्यू गिनी की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में है ये वाला माउंट रुपेहू, जो न्यूजीलैंड में है और एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट रुपेहू न्यूजीलैंड में है और एक मृत ज्वालामुखी है। यहाँ पे देखिए ये है माउंट नगाउरू। माउंट नगाउरू होए जो न्यूजीलैंड में है और एक मृत ज्वालामुखी है। कौन? माउंट नगाउरू होए न्यूजीलैंड में है और एक मृत ज्वालामुखी है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पे हमने सभी ज्वालामुखियों के बारे में डिटेल में चर्चा कर लिया। एग्जाम में इसे प्रश्न आ जाएंगे तो लगभग हमें लगता है कि सभी, अब तो क्वेश्चन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सभी को हमने बता दिया है। माउंट कटमाई अलास्का में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। केंद्रीय झील से भरा कॉल्डेरा है। और प्रशांत महासागर का चौराहा या किंग ऑफ पैसिफिक ओशियन माउंट किलामू या माउंट किरायू को कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। साथ ही साथ विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट मोनालोआ और माउंट मोनाकी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है और दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ब्रेंगल पर्वत अलास्का में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इलियामना जो अलेतुआन श्रेणी में है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेनियर पर्वत भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। और 1899 में यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना था। और सेंट हेलेना या संत हेलेना कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, तो सभी को हमने देख लिया एक एक ज्वालामुखी को। एग्जाम में इससे बाहर कहीं भी इस तरह भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लें एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पहले एक बार फिर से एक कमेंट आया था कि एक बार फिर से ज्वालामुखी स्थलाकृति को समझा दिया जाए और इसकी जो ये यहाँ पे जो ज्वालामुखी के
वर्गीकरण है उसको एक बार समझा लिया जाए। तो कमेंट आया था, तो चलिए एक बार फिर से इसको हम समझ लें गेसर के बारे में, स्थलाकृति के बारे में। देखिए ज्वालामुखीय स्थलाकृति दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक जो आग्नेय चट्टान कहलाता है और बाह्य स्थलाकृति जो बेसाल्ट चट्टान कहलाता है। बेसाल्ट आंतरिक में कई प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, कैथोलिक, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फाइकोलिथ, डाइक, सील, सीट, ठीक है। और आंतरिक स्थलाकृति धरातल के अंदर में ही मैग्मा जम जाता है तो अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं, जिसमें एक है बैथोलिथ। धरातल के ऊपरी सतह के नीचे एक गुंबद के आकार के रूप में जो मैग्मा बनता है, मैग्मा जम जाता है, उसे बैथोलिथ कहते हैं। और यही गुंबद का आकार जब छोटा हो तो लैकोलिथ कहते हैं। और लैपोलिथ किसे कहते हैं, तो लैपोलिथ जो होता है वह भूगर्भ में तस्तरी के रूप में जब मैग्मा जम जाता है, तस्तरी के रूप में इस तरह से, तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। और डाइक किसे कहते हैं, डाइक का मतलब होता है जब मैग्मा का दीवार की भांति जमा होकर खड़ा हो जाना, मैग्मा ऐसे खड़ा हो जाएगा, उसे डाइक कहते हैं। और सील कहते हैं, सील और सीट, ये मैग्मा का क्षैतिज जमाव है। मोटा क्षैतिज जमाव को हम लोग सील कहते हैं और पतले को सीट कहा जाता है, पतले को सीट कहा जाता है। देखिए फाइकोलिथ किसे कहते हैं, तो इस तरह की आकृति को जब भूगर्भ के अंदर में अभिनति और अवनति के रूप में मैग्मा जम जाता है तो उसे फाइकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। और ये तो था आंतरिक स्थलाकृति। और बाह्य जो स्थलाकृति होता है, तो जब मैग्मा धरातल पर आता है तो ठंडा होने के बाद वह ठोस रूप में बन जाता है और वह ताप और वाष्प रहित होता है, जिसमें लावा, बेसाल्ट, क्रेटर, कोल्डेरा, घोंसलादार कोल्डेरा, सुपर कोल्डेरा और शंकु का निर्माण होता है। तो लावा जो होता है जब मैग्मा धरातल पे आता है और ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, यह वाष्प रहित होता है, उसे लावा कहते हैं। लावा अर्थात मैग्मा जब धरती से बाहर आएगा तो वही गर्म पदार्थ ठोस हो जाता है, जिसे लावा कहते हैं, और वही चट्टान बन जाता है। और कौन सा चट्टान बनता है, बेसाल्ट चट्टान। तो मैग्मा पूरी तरह से ठोस होकर जिस लावा पर्वत का निर्माण करता है वही बेसाल्ट चट्टान कहलाता है। और क्रेटर के बारे में तो हमने बताया था, जो ज्वालामुखी का मुख होता है, मुंह होता है, जिससे निकलता है मैग्मा, वही क्रेटर कहलाता है। और जब क्रेटर बड़ा हो जाएगा तो कोल्डेरा कहलाता है। और कोल्डेरा क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद बात की जाए तो सुपर कोल्डेरा, जब कोल्डेरा का आकार बड़ा हो जाएगा तो वो सुपर कोल्डेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर कोल्डेरा। घोंसलादार कोल्डेरा क्या कहलाएगा, तो कोल्डेरा बनने के बाद फिर एक बार जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बाद फिर एक कोल्डेरा बनता है, तो उसी को ही हम लोग घोंसलादार कोल्डेरा कहते हैं। अर्थात बीच में एक छेद हो जाता है, बड़े क्रेटर के बीच में से छेद हो जाएगा। जब कोल्डेरा बंद हो जाएगा, कोल्डेरा बन जाएगा, तो फिर भूकंप आएगा तो उसमें बीच में छेद हो जाएगा, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसके बाद फिर कोल्डेरा बनता है, तो उसको घोंसलादार कोल्डेरा कहते हैं। और शंकु के बारे में तो हमने बताया था, जो मैग्मा का जमाव होता है वही शंकु कहलाता है। इस रूप में बनते चला जाता है, इस रूप में। और भूतापीय ऊर्जा के बारे में हमने बताया था अभी कि ज्वालामुखी विस्फोट वाले भूगर्भ के तापमान से रेडियो सक्रिय खनिज का उत्पादन इससे होता है। तो भूतापीय ऊर्जा से ज्वालामुखी विस्फोट वाले भूगर्भ के तापमान से रेडियो सक्रिय खनिज का उत्पादन होता है, जैसे लद्दाख का पुगा घाटी, हिमालय से कुल्लू और मणिकर्ण, हरियाणा से सोहना और छत्तीसगढ़ का ताता पानी, ये सभी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत बने हैं। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण, हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो परिप्रशांत मेखला, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यहाँ पे 63% ज्वालामुखियाँ हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहाँ पे 21% ज्वालामुखी है। सुनामी यहीं पे, और याद रखेंगे कि जो सुनामी होता है वह रिंग ऑफ फायर में ही आता है, परिप्रशांत मेखला में सुनामी। मध्य सागरीय पेटी, यहाँ पे जिसे कटक क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे 15% जो है ज्वालामुखी होती है। कितना, 15%।
और अंतरा प्लेट क्षेत्र जो कि जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं, और यह भ्रंश घाटी में पाई जाती है। और इससे मात्र 1% ही ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। मात्र कितना? 1%। अब ये देखिए गेजर के बारे में हम बताया था, जैसे गीसर कहते हैं, यह ज्वालामुखी का लघु रूप है। तो दो रूप होते हैं, एक गीजर के रूप में, एक धुआंरे के रूप में। तो गीजर जो होता है एक गर्म जल का स्रोत होता है, जिसे कुंड भी कहा जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, और सल्फर क्या करता है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, चर्म रोग का विनाशक होता है। चर्म रोग का विनाशक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह गीजर या गेसर कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कहाँ पे किया जाता है? कैलिफोर्निया में। और इसमें गर्म जल का स्रोत होता है। भूगर्भ के अंदर से पानी बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है। और यह कहाँ पे पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में। इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ से यह निकलते रहता है। किससे? रेडियो सक्रिय पदार्थ से। जैसे तिब्बत का पठार, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, और विश्व का जो सबसे तो अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर तथा एक्सलेंसी गीजर कहाँ पे है? दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के येलोस्टोन पार्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के येलोस्टोन पार्क में। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल जो गीजर है और जो एक्सलेंसी गीजर है, ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के येलोस्टोन पार्क में है। और उत्तराखंड का तपोवन, झारखंड का हजारीबाग, और बिहार के मुंगेर और नालंदा, यहाँ पे क्या हैं? तो यहाँ पे गेजर पाए जाते हैं। जैसे राजगीर में कुंड है, राजगीर, नालंदा, उसके बाद मुंगेर, हजारीबाग झारखंड में है, और तपोवन उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे गेसर पाए जाते हैं, गीजर पाए जाते हैं, गर्म कुंड। इसके बाद यहाँ पे है देखिए धुआंरा। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद की यह स्थिति है। जब मैग्मा का उत्सर्जन बंद हो जाता है तो केवल धुआं और राख निकलता है, उसी को धुआंरा कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार की समाप्ति के बाद जब मैग्मा का उत्सर्जन बंद हो जाता है तो इसके बाद CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें निकलती है, जिसे धुआंरा कहते हैं। अब यदि धुआंरे में गंधक की मात्रा सबसे ज़्यादा हो तो इसे सुल्फ तारा या गंधकीय धुआंरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुल्फ तारा या गंधकीय धुआंरा। सबसे अधिक गंधक, और इसका नाम क्या है? हाँ, धुआंरा जो है एक लैटिन शब्द है जिसे फ्यूमारोल से बना है। एक शब्द है लैटिन शब्द फ्यूमारोल, इसी से धुआंरा बना है। जिस फ्यूमारोल का मतलब होता है धुआं। तो समझ में आ गया होगा। अब है कि जो सब संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का में 10,000 धुओं की घाटी है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 10,000 धुओं की घाटी। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। आइसलैंड का हेनला पर्वत, न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी में हवाई द्वीप का धुआंरा। तो न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में हवाई धूप का धुआंरा, तो ये सभी धुआंरे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये मर गए हैं और भविष्य में इसकी उद्गार होने की कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी के संबंध में कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसे भी हम लोग देखें और यह ज्वालामुखी जो है उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब भी कहते हैं।
तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। वैसे तो ज्वालामुखी खतरनाक होता है, लेकिन ज्वालामुखी आने से क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो आंतरिक प्लेटें हैं जो ऊपर नीचे करते रहती हैं, वे कम से कम बाहर आती हैं, जिससे प्रकृति संतुलित बना रहता है, तापमान में भी कंट्रोलिंग रहता है। तो इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय किसकी उत्पत्ति होती है? पेले अश्रु, पेले टीयर्स। जो धुआं और जो गैस हैं, जो राख हैं, उन्हें पेले अश्रु या पेले टीयर्स कहते हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा प्राप्त होता है और धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों जो निकलते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। पायरोक्लास्ट अर्थात ये तप्त शैल के टुकड़े एवं लावा हैं। तप्त का मतलब होता है जो पिघले हुए चट्टान के टुकड़े और लावा हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा प्राप्त होता है और धरातलीय चट्टानों के टुकड़े जो निकलते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्ट कहते हैं। ये तप्त शैल के टुकड़े एवं लावा हैं। पाइंट पॉट क्या है? तो पाइंट पॉट ज्वालामुखीय क्षेत्रों का एक छिद्र है, जिससे गर्म और गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर का हमने बताया था कि यह एक गर्म जल का स्रोत होता है, तो वो भी निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलो स्टोन पार्क में यह पाया जाता है। तो पाइंट पॉट कहाँ पे पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के येलो स्टोन पार्क में। और यह ज्वालामुखीय क्षेत्रों का एक छिद्र है, जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ का मतलब होता है बहुत जो पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, उसमें बहुत सारे कचड़े भी निकलते हैं, जिसके साथ सामान्यतः गेसर भी पाया जाता है। गेसर का मतलब होता है जो गर्म जल होता है, वो भी निकलता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेशों में। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। पूछा जाता है, यह भी पूछा गया है एग्जाम में कि फॉसा मैग्ना क्या है? तो फॉसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। फॉसा मैग्ना क्या है? एक ज्वालामुखी है। क्रोकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। याद रखेंगे। इंडोनेशिया में है। उसके बाद है कि एल मिस्ट्री ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी का नाम है एल मिस्ट्री, जो कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के पेरू में। याद रखेंगे, पेरू कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। पेरू और चिली यह दक्षिण अमेरिका में है, जिसकी राजधानी है लीमा। राजधानी क्या है? लीमा है। एक एल मिस्ट्री ज्वालामुखी वहाँ पे है। क्रेटर का आकार कैसा होता है? कीप के आकार का। कीप के आकार का, इस तरह से, जिसमें तेल भरा जाता है कीप में, तो क्रेटर का आकार यही है, कीप के आकार का। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह। तो फिलिपाइन द्वीप समूह एशिया में पड़ता है, फिलीपींस में। तो ये जो द्वीप समूह है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। पेले के बाल अर्थात पेल्स हेयर का संबंध किससे है? हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी से। तो पेले के बाल अर्थात पेले हेयर्स का संबंध हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी से है। गोभी के फूल जैसी आकृति वाला ज्वालामुखी कौन है? तो ज्वालामुखीय प्रकार की आकृति। तो जो वोल्केनिक प्रकार की ज्वालामुखी होती है, अर्थात ज्वालामुखीय प्रकार की आकृति होती है वोल्केनिक प्रकार की, उसकी जो आकृति है वह गोभी के फूल की तरह होती है। किसकी? गोभी के फूल की तरह। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी किसके तरह होता है? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की तरह। तो जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है, पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी होता है, वह विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी की तरह होता है।
ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? जापान में। तो जापान में सबसे अधिक सक्रियता वाला ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? जापान में। तो ये तो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक जिसका नाम था ज्वालामुखी, विश्व के ज्वालामुखी। खासा इम्पोर्टेंट था, एक भाग हमने देख लिया, ये दूसरा भाग था। इसके बाद ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ये समाप्त हो गया। अब हम लोग महादेश के बारे में देखेंगे, महादेश के बारे में। और जो हालांकि ये चीज़ें समाप्त हो चुकी है, अब जो 7 महादेश है इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, लगभग 90% चीज़ें तो इसी में से हो गया, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। और सौर मंडल के बारे में तो हमने पढ़ा भी दिया है, वो प्लेलिस्ट में है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।